नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज है 1 नवंबर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में ट्रिगोनोपेट्रस कोरोना किस प्रजाति का है? इसका पहला ऑप्शन है बीटल, दूसरा ऑप्शन है छिपकली, तीसरा ऑप्शन है सांप और चौथा ऑप्शन है स्पाइडर। इसका सही उत्तर है बीटल। वैज्ञानिकों ने हाल ही में भृंगों की 28 नई प्रजातियों की खोज की है। उनमें से एक का नाम ट्रिगोनोपेट्रस कोरोना रखा गया है, जो इस परियोजना पर कोविड-19 महामारी के बड़े प्रभाव को दर्शाता है। अप्रैल में वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा कोसोवो में एक धारा के पास कैडिस्प्लाई की एक नई प्रजाति एकत्र की गई थी और इसे पोटामोफिलेक्स कोरोना वायरस नाम दिया गया था। इससे पहले कुछ कीड़ों का नाम पी कोरोना वायरस, ए क्वारेंटेनस, एस कोविडा रखा गया था। आज का दूसरा प्रश्न है, किन हियो हुआंग ओके मेमोरियल पार्क जो हाल ही में खबरों में रहा है किस देश में स्थित है? इसका पहला ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है चीन और चौथा ऑप्शन है थाईलैंड। इसका सही उत्तर है बी भारत। अयोध्या में सरयू के तट पर स्थित इस पार्क को पहले राम कथा पार्क के नाम से जाना जाता था, जिसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। 4 नवंबर को इसका उद्घाटन होने के बाद अंतरिक्ष को किन हे हुआंग ओके मेमोरियल पार्क के रूप में जाना जाएगा। इसका नाम एक कोरियाई रानी के नाम पर रखा गया है। रानी हियो हुआंग ओके एक कोरियाई रानी थी, जिसके बारे में माना जाता है कि उसका जन्म अयोध्या की राजकुमारी सुरितना राजा पद्मसेन और इंदुमती की बेटी से हुआ था। पद्मसेन ने कौशल राज पर शासन किया, एक ऐसा क्षेत्र जो वर्तमान उत्तर प्रदेश से लेकर ओडिशा तक फैला हुआ है। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश में वेल्थ टैक्स का प्रस्ताव रखा है? इसका पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है यूएसए, तीसरा ऑप्शन है रूस और चौथा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। इसका सही उत्तर है बी यूएसए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने वेल्थ टैक्स के समान बड़े निगमों और सबसे धनी अमेरिकियों की आय पर अधिक पारंपरिक प्रस्ताव दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह नया कर उन लोगों पर लागू होगा जिनके पास $1 अरब से अधिक की संपत्ति या $100 मिलियन की आय लगातार 3 वर्षों के लिए है। अरबपतियों को अचल संपत्ति और व्यावसायिक हितों जैसी गैर पारंपरिक संपत्तियों पर एक अतिरिक्त कर का सामना करना पड़ेगा जब वे संपत्तियां बेची जाएगी। इस नए कर से $200 बिलियन और 200 से 250 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। आज का चौथा प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही मन्नार समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी किस राज्य में स्थित है? इसका पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है गुजरात। इसका सही उत्तर है ए तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व में द्वीपों की एक श्रृंखला और तमिलनाडु में स्थित तटों से सटे प्रवाल भित्तियां शामिल है। आर्कटिक से पक्षियों का वार्षिक प्रवास मन्नार समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी में हाल ही में शुरू हुआ है। पार्क के अंदर मानोली द्वीप समूह में पक्षियों का एक बड़ा झुंड देखा गया। हजारों आर्कटिक टर्न और गल, सैकड़ों रेत केकड़े और ग्ले फ्लोवर। आज का 5वां प्रश्न है, डिजिटल 2021 अक्टूबर ग्लोबल स्नैपशॉट
के अनुसार मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने वाली दुनिया की आबादी कितनी है? इसका पहला ऑप्शन है 45, दूसरा ऑप्शन है 65, तीसरा ऑप्शन है 75 और चौथा ऑप्शन है 80। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 65। रिसर्च फॉर्म वी आर सोशल ने डिजिटल 2021 अक्टूबर ग्लोबल स्नैपशॉट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 65% से अधिक आबादी अब मोबाइल फ़ोन का उपयोग करती है। वैश्विक मोबाइल फ़ोन उपयोगकर्ता अक्टूबर में 5.29 बिलियन तक पहुंच गए हैं और पिछले वर्ष वैश्विक उपयोगकर्ताओं में लगभग 100 मिलियन की वृद्धि हो रही है। रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि 2022 की पहली छमाही में वैश्विक आबादी के 60% द्वारा सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को अपनाने की संभावना है। आज का छठा प्रश्न है, किस मंत्रालय ने तकनीकी कर्मियों के डिजाइन और कमीशनिंग के कौशल पर पायलट परियोजना को मंजूरी दी है? इसका पहला ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है कपड़ा मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है एमएसएमई मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है इस्पात मंत्रालय। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कपड़ा मंत्रालय। कपड़ा मंत्रालय ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भू टेक्सटाइल के उपयोग से जुड़े तकनीकी कर्मियों के डिजाइन और कमीशनिंग के कौशल पर पायलट परियोजना को मंजूरी दे दी। परियोजना का संचालन भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की द्वारा किया जाएगा। संकाय अन्य संबंधित केंद्रों के परामर्श से विशेष पाठ्यक्रमों के कार्यान्वयन को देखेंगे। आज का सातवां प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रीन डे अहेड मार्केट लॉन्च किया? इसका पहला ऑप्शन है कोयला मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। इसका सही उत्तर है उत्तर सी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ग्रीन डे अहेड मार्केट नाम से एक नया बाजार खंड लॉन्च किया। यह बिजली उत्पादन और वितरण कंपनियों को खुली पहुंच के माध्यम से अक्षय ऊर्जा खरीदने या बेचने में सक्षम बनाएगा। इसके साथ भारत सरकार का लक्ष्य धीरे धीरे लंबी अवधि के बिजली खरीद समझौते आधारित अनुबंधों को बाजार आधारित मॉडल में स्थानांतरित करना है। आज का आठवां प्रश्न है, भारत ने सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिट के क्षेत्र में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, तीसरा ऑप्शन है मालदीव और चौथा ऑप्शन है केमैन आइलैंड्स। इसका सही उत्तर है मालदीव। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू और उनके समक्ष हुसैन नियाजी ने मामले में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य भारत और मालदीव के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिट के क्षेत्र में सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। देश अपने संबंधित संस्थानों की पेशेवर क्षमता को मजबूत करने और सार्वजनिक वित्त लेखा परीक्षा के क्षेत्र में कार्यप्रणाली में सुधार करना चाहते हैं। आज का 9वां प्रश्न है, खबरों में रहे शौकत मिर्जियोयेव को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? इसका पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान, दूसरा ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है सीरिया और चौथा ऑप्शन है मालदीव।
इसका सही उत्तर है उज्बेकिस्तान। एक सर्वेक्षण के प्रारंभिक परिणामों के अनुसार उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव को दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। उज्बेकिस्तान के केंद्रीय चुनाव आयोग के अनुसार मिर्जियोयेव ने 80.1% वोट के साथ चुनाव जीता। 64 वर्षीय नेता ने लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे इस्लाम करीमोव के निधन के बाद 2016 में पदभार ग्रहण किया था। मिर्जियोयेव ने अपने पूर्ववर्ती की नई नीतियों में ढील देने के लिए जाने जाते हैं। आज का 10वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सप्ताह प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है नवंबर, दूसरा ऑप्शन है अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है सितंबर और चौथा ऑप्शन है अगस्त। इसका सही उत्तर है अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सप्ताह प्रतिवर्ष अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। इस वर्ष निरस्त्रीकरण सप्ताह 24 अक्टूबर से शुरू हुआ और सप्ताह भर चलने वाला यह पालन 30 अक्टूबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य कई देशों में निरस्त्रीकरण के मुद्दे के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देना है। पालन का उद्देश्य समाज में शांति लाने के लिए हथियारों, विशेष रूप से परमाणु हथियारों के उपयोग को कम करना है। संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग की स्थापना 1952 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तहत सामूहिक विनाश के सभी हथियारों को खत्म करने के लिए की गई थी।